और चलिए सुपरफास्ट खबरों को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए 7 और उम्मीदवारों की एक नई सूची जारी की है। इस सूची में बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और पंजाब के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल है। कांग्रेस की नई सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टिकट मिला है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को पंजाब के आनंदपुर साहिब से मैदान में उतारा गया है। तमिलनाडु के दक्षिण में थेनी कस्बे में आयोजित एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर हमला बोला और कहा कि वो नफरत के रास्ते नरेंद्र मोदी से लड़ने नहीं जा रहे, बल्कि भारतीयों के बीच प्यार और स्नेह बढ़ाकर मोदी की नफरत से लड़ने जा रहे हैं। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ आंतरिक बैठकें करेंगे। इससे पहले देर रात अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए संगठन के साथ मंथन किया। वाराणसी के बाद अमित शाह कानपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की समीक्षा बैठक करेंगे और जीत का फॉर्मूला तैयार करते हुए पार्टी के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों के साथ बैठक करके रणनीति भी बनाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अली बजरंगबली विवाद पर अपना जवाब चुनाव आयोग को सौंप दिया। साथ ही अपने जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह भविष्य में ऐसा बयान नहीं देंगे। चुनाव आयोग को भेजे जवाब में कहा कि वह भविष्य में ऐसा बयान देने से परहेज करें। अखिलेश यादव आज बदायूं में गठबंधन की संयुक्त रैली करेंगे। इस दौरान बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष अजीत सिंह भी जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। वोटर्स को धमकाने के मामले पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद में जिला निर्वाचन अधिकारी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह दिखने वाले अभिनंदन पाठक ने ऐलान किया कि वो वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और अभिनंदन पाठक ने लखनऊ से भी पर्चा भरा है और कहा कि वो जुमला के खिलाफ है और राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे। मिशन 25 के लिए कांग्रेस ने हर लोकसभा सीट पर अलग रणनीति बनाई। 25 लोकसभा के लिए चुनाव प्रभारी बनाए गए। साथ ही मंत्री और सीनियर लीडर को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जाएंगे और गोरखनाथ मंदिर में नवमी की पूजा अर्चना करने के बाद कन्याओं को भोजन कराएंगे। आज यूपी के बदायूं में महागठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की एक संयुक्त रैली होगी। इस दौरान अखिलेश यादव, मायावती और चौधरी अजीत सिंह जनसमूह को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल आज गोवा जाएंगे और लोहिया मैदान में रैली करेंगे। गोवा में एमजीपी ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। एमजीपी की केंद्रीय समिति ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी ईस्ट दिल्ली से शीला दीक्षित को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर सहमति नहीं बनी। कांग्रेस के मुताबिक वो आप के साथ दिल्ली में गठबंधन चाहती है, वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब और हरियाणा में भी गठबंधन चाहती है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा दावा किया है। राबड़ी देवी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव के सामने जेडीयू और आरजेडी का विलय करने का प्रस्ताव रखा था। भारत के मिशन शक्ति अभियान को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा, भारत अंतरिक्ष में सामने आ रहे खतरों को लेकर चिंतित है और उस लिहाज से ये अहम है। बिहार के खगड़िया जिले में वाहन चेकिंग के दौरान वीआईपी पार्टी की प्रचार गाड़ी से 2,99,000 कैश बरामद हुए। पुलिस ने बोलेरो सवार 3 लोगों को भी हिरासत में लिया और गाड़ी जब्त की। पटना सिटी में दिन दहाड़े कारोबारी का मर्डर किया, जिससे वहां के आसपास के इलाकों में दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और बमबाजी से 3 लोग जख्मी हुए। बिहार जिले के अररिया में अपराधियों ने सरपंच गब्बू यादव को गोलियों से भूनकर हत्या की। भड़के लोगों ने सड़क पर जाम करके हंगामा किया, जिसके बाद हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। एमपी में चुनाव प्रचार जोरों पर है। एमपी के सीएम कमलनाथ आज 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। कमलनाथ सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी का हल्ला बोल है। बीजेपी आज वादा खिलाफी को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। एमपी में कांग्रेस ने 3 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। गुना के गढ़ में होंगे सिंधिया, राजगढ़ से मोना सुस्तानी और विदिशा से शैलेंद्र पटेल होंगे उम्मीदवार। माखनलाल विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े में एफआईआर दर्ज होगी, जिसमें कई नौकरशाहों पर गाज गिर सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं की इसमें मुश्किलें बढ़ सकती है। मंदसौर में बदमाशों ने 1,45,000 पर हाथ साफ किया। बैंक से बैग लेकर भागे बदमाश और सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दौसा से बीजेपी उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी का दावा है कि उम्मीदवार तय हो गया है, बस ऐलान होना बाकी है।
करौली में बीजेपी प्रत्याशी मनोज राजौरिया ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। राजौरिया के जनसभा कार्यक्रम में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। करौली में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कैला देवी पहुंचकर कैला माता के दरबार में धूप लगाई, साथ ही बीजेपी की जीत की दुआ भी मांगी। श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी भरत राम मेघवाल ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। साथ ही मेघवाल के समर्थन में मुख्यमंत्री गहलोत, डिप्टी सीएम ने नामांकन सभा को संबोधित किया। 12 से बीजेपी प्रत्याशी सांसद दुष्यंत सिंह ने शुक्रवार को अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया। उन्होंने किशनगंज क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन गांवों में जनसंपर्क किया। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडिलिया ने चुनाव प्रचार किया और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। बीकानेर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कोलायत में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया। बैठक में बूथ स्तर के लिए अलग अलग दलों का गठन करके कार्य सौंपा गया। नागौर सीट से एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल, लाडनू, परबतसर और कुचामन के दौरे पर है और एनडीए गठबंधन को जिताने की अपील की। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा भी जोर शोर से प्रचार कर रही है। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से अब 4 उम्मीदवार चुनावी समर में अपनी किस्मत को आजमाएंगे। शुक्रवार को निर्दलीय मुबारक हुसैन ने कांग्रेस उम्मीदवार रामपाल शर्मा के समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया। अजमेर संसदीय सीट पर नामांकन वापसी के आखिरी दिन 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके बाद में अब मैदान में 7 उम्मीदवार बचे हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पंकज चौधरी का नामांकन खारिज हुआ था। चौधरी ने जिला निर्वाचन अधिकारी के फैसले को राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका पेश कर चुनौती दी। हाईकोर्ट ने बसपा के प्रत्याशी और बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्वाचन विभाग को 16 अप्रैल तक निर्णय करके आदेश पारित करने का आदेश दिया है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुखवीर सिंह जोनापुरिया मॉर्निंग वॉक के समय लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए दिखाई दिए। कोटा में बीजेपी के राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र को देश और प्रदेशवासियों के हित में बताया। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अपने बेटे के लिए प्रदेश की जनता को दरकिनार करने का आरोप लगाया और कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर बीजेपी शुरू से ही अपना मत साफ करती हुई आई है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के चुनाव कार्यालय में पार्टी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी रंजीता कोहली के चुनाव प्रचार में जी जान से जुटने का निर्णय लिया। चूरू में 14 अप्रैल को बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समरसता दिवस के रूप में मनाने जा रही है। कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए उद्देश्य से बीजेपी के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की संयुक्त बैठक हुई। अलवर लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका लगा है। बसपा प्रत्याशी को टिकट दिए जाने से नाराज पार्टी के जिला अध्यक्ष और लोकसभा प्रभारियों सहित 100 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। चूरू के तारानगर में माकपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों और सैनिकों को सम्मान दिलाना पार्टी की प्राथमिकता बताया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने बीकानेर में ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ संरचना को मजबूत करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। बाड़मेर में नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। साथ ही क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग के नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक अनिल कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। लोकसभा चुनाव को लेकर डूंगरपुर जिले के पुलिस विभाग गंभीर और सतर्क दिखाई दे रहे हैं। पुलिस विभाग की तरफ से आमजन को भय मुक्त वातावरण में मतदान को लेकर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी ने विकास अधिकारियों और महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। दौसा में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह ने क्राइम मीटिंग ली। इस दौरान एसपी ने अवैध शराब और अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए भी प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोटा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संभागीय आयुक्त और कोटा रेंज आईजी ने संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षक मीनाक्षी वर्मा ने रतनगढ़ का दौरा किया। उन्होंने पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। टोंक में वेब एप्लीकेशन के जरिए लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। धौलपुर में शुक्रवार को पिछले 1 साल से फरार चल रहे 2 बजरी माफियाओं ने सरेंडर किया है। बीते दिनों माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया था, जिसके बाद इन दोनों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की गई थी। जयपुर एसीबी ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वितीय में कार्रवाई करते हुए मोहम्मद हनीफ और पूर्व संविदा कर्मचारी राजेंद्र को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान के पीछे से दीवार को तोड़ा और उसके बाद उसमें घुसकर दुकान में पड़े सामान पर हाथ साफ किया। बारा के गोदियापुरा में चोर एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की नकदी और गहने लेकर फरार हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर के कामा में जस्ट डायल पर फोटोग्राफी का विज्ञापन देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया।
अजमेर के नसीराबाद में एसबीआई बैंक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला का रुपयों से भरा बैग पार हुआ। बैग में 2,20,000 रुपए थे। कोटा में एक पूर्व आरएस अधिकारी के साथ घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में पति पत्नी दोनों को चोटें आई हैं। कोटा पुलिस महकमे के 2 दिन में 2 पुलिस कांस्टेबल की मौत से हड़कंप मच गया। एक युवा कांस्टेबल मुकेश ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डूंगरपुर के बड़ौदा में एक युवक की कुएं में डूबने से मौत हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकलवाकर आसपुर की मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के कुजोता में एक युवती का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। रामगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के पर दूसरे नाबालिग लड़के से यौन शोषण करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच भी शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने नशीली दवाओं सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि एक तस्कर फरार होने में कामयाब रहा। उदयपुर की अंबामाता थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के मोस्ट वांटेड शातिर बदमाश कोटड़ा और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। कोटा में जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। अलवर के बहरोड पुलिस ने डकैती की योजना बनाते मेवात गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के पास से गाड़ी और हथियार भी बरामद किया है। अलवर के एनईबी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 14 चोरी की बाइकें बरामद की। कोटा में 30,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार महिला एसआई और दोनों दलालों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। जोधपुर में सरकारी स्कूल की शिक्षिका पर हुए एसिड अटैक की घटना में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मदद दी जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 3 लाख रुपए की राशि देने का फैसला हुआ है। दौसा में झूठे मुकदमे के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप में एक महिला पर दर्जनों लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है।